77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे सभी बच्चों को शुभकामनाएं और सभी बच्चों को बधाई। जो शहीदों ने हमें अपनी जान की कुर्बानी देकर हमें आज़ादी दी है, उस आज़ादी का हम ईश्वर करें कि हम लोग को सद्बुद्धि मिले और हम उसका सदुपयोग करें और अपने लक्ष्य को और मंजिलों को प्राप्त करें, ताकि जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें आज समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है, उसके लिए कई लोगों ने जान गंवाई है। तो मैं आज एक देशभक्ति शायरी के साथ क्लास को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से सुने और इसको तो मैं सुनाता हूँ। जन्मभूमि पर जो मिट जाए उसकी सफल जवानी है, जन्मभूमि पर जो मिट जाए उसकी सफल जवानी है, जो स्वदेश हित काम न आवे वो माटी जिंदगानी है, जिसके सम्मुख सत उदाहरें और जिसका देश गुलाम रहे, और जिस जवान का खून न खौले खून नहीं हो पानी है। ठीक है, एक और सुनाते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। अगर वो तीर और कमान रखते हैं तो हम भी अपनी हथेली में जान रखते हैं, अगर वो तीर और कमान रखते हैं तो हम भी अपनी हथेली में जान रखते हैं। तुम अपने जेब में कानून और मुल्क रखो, हम तो अपने सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। तो सभी बच्चों, इसी के साथ हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सभी क्लास को, जो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। ठीक है, और लाइक भी करना वीडियो को। हम जो है इसमें 12th के संबंधित बता दें वीडियो लाते हैं। ठीक है, 12th संबंधित, बोर्ड संबंधित, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव में हिंदी संबंधित सभी सब्जेक्ट चलते हैं। सभी कॉम्पिटिटिव जो हमारा यूपी पुलिस से लेकर सभी टेट में, सुपर टेट में, नेट JRF में पूछे जाने वाले हिंदी के क्वेश्चन होते हैं। हिंदी और GK के जो क्वेश्चन होते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल पर हम उसको भी करवाते हैं। ठीक है, चलो बच्चों क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ बच्चों, हम लोग क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आज बताएंगे डी ब्लॉक यानी संक्रमण धातुओं के जो चुंबकीय गुणधर्म है उसके बारे में। देखो, ये जो क्लासिक फिजिक्स हमारी, कौन सी फिजिक्स? क्लासिक फिजिक्स के हिसाब से अगर कोई भी आवेशित कण जो है, ठीक है, अगर कोई भी आवेशित कण है वह क्या कर रहा है, अगर वो चक्रण कर रहा है, कोई भी आवेशित कण यानी चक्कर लगा रहा है, ठीक है, तो जब चक्कर लगाता है, चक्रण करता है, या केंद्रीय बल के प्रभाव में जब वो चारों तरफ घूमता है, ऐसा कह लो, तो क्या करता है, एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र, यानी वो स्वतः अपना एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेशित कण है, तो अगर किसी परमाणु में घूम रहा है तो क्या करता है, वो एक प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हालांकि क्षेत्र जो होता है बहुत कम होता है, तो इसका प्रभाव तब मिलता है देखने को जब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र हम क्या करते हैं, जैसे ही लाके कोई बाहर चुंबकीय क्षेत्र रखोगे तब वहाँ पे प्रभाव देखने को मिलता है। और खास करके किस में मिलता है, ये मिलता है संक्रमण धातुओं में। किस में मिलता है? संक्रमण जो हमारी धातुएं हैं उसमें देखने को मिलता है, क्योंकि संक्रमण धातुओं में 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो अब जैसे मान लो इसमें इलेक्ट्रॉन जो हमारे होते हैं, अगर वो गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब घूमता है किसी नाभिक के चारों तरफ, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वो कक्षीय गति होती है। कौन सी गति होती है? कक्षीय गति होती है। इलेक्ट्रॉन हमारे आवेशित कण है, ठीक है, और ये क्या करता है, उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कैसा चुंबकीय क्षेत्र? प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र। और जैसे ही कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र आता है तो ये क्या करता है, उसका विरोध करता है। ठीक है, क्या करेगा, उसका विरोध करेगा। लेकिन अगर मान लो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, दोनों में से एक दिशा में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, तो उसमें जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव आता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में वह उस दिशा के अनुसार घूम जाता है। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, यह हल्का आकर्षण का अनुभव करता है। क्या करता है? हल्का आकर्षण का अनुभव करेगा। ठीक है, वहीं पर अगर युग्मित होने लगता है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा किधर घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्लॉकवाइज दिशा के अनुसार जो है क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो दूसरा जो प्रेरित चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा युग्मित वाला इलेक्ट्रॉन, वह जो क्या करेगा, दूसरा वाला, तब वो क्लॉकवाइज के हिसाब से करेगा। तो एक एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एक क्लॉकवाइज। तो दोनों के चुंबकीय जो क्षेत्र होता है प्रेरित वाला, वो एक दूसरे को निरस्त कर देता है। ठीक है, जब निरस्त कर देता है तो बाहर से कोई भी चुंबकीय प्रभाव देखने को उसमें नहीं मिलता है। तो अगर वहाँ पे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र अगर हम लोग स्थापित करते हैं, तो फिर जब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र बाहर से स्थापित करेंगे तो चूंकि उनका युग्मन होता है, युग्मन होने की वजह से कभी भी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र उन इलेक्ट्रॉनों को अपने अनुदिश घुमा नहीं पाता है, जिसकी वजह से उन दोनों का प्रतिकर्षण बल जो है अनुभव होता है। किसको?
बाह्य चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षण अनुभव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिकर्षण बल का अनुभव होता है अगर युग्मित इलेक्ट्रॉन है तो। ठीक है, लेकिन डी ब्लॉक में युग्मित इलेक्ट्रॉन वाले बहुत ही कम तत्व पाए जाते हैं, आयन बहुत कम होते हैं। जैसे हमारा Zn2+ होता है, क्या होता है Zn2+ जो होता है ये युग्मित होता है, तो यह प्रतिचुम्बकीय गुण व्यक्त करेगा। कौन सा गुण? प्रतिचुम्बकीय गुण, यानी प्रतिकर्षण का गुण व्यक्त करेगा। ऐसे ही कापर का ले लो Cu+ आयन। ठीक है, कापर का Cu+ आयन जो होगा यह अभी क्या करेगा? प्रतिचुम्बकीय गुणधर्म व्यक्त करता है। ठीक है, तो अगर कापर का Cu2+ है तो वो अनुचुम्बकीय हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर हमारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, उनके जो अणु परमाणु या आयन होते हैं तो उसमें जब भी वो जाएंगे तो एक छोटे लघु चुम्बक का काम वो करेंगे। अब तो चलो देखते हैं कितने प्रकार का होता है हमारा। ये हमारा होता है 3 प्रकार। कितने प्रकार का होता है? यह 3 प्रकार के चुम्बकीय गुणधर्म होते हैं हमारे। ठीक है, पहला जो गुणधर्म होता है उसको हम कहते हैं प्रतिचुम्बकीय गुणधर्म। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं प्रतिचुम्बकीय गुणधर्म। प्रतिचुम्बकीय गुणधर्म में क्या होता है? वे हमारे पदार्थ आते हैं जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने जाने पर उसकी तीव्रता को कम कर देते हैं, या वही दूसरी भाषा में हमने क्या कहा? प्रतिकर्षण कर देंगे। और यह गुण किसके कारण होता है? यह जो प्रतिकर्षण का गुण है यह होता है युग्मित इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है। किसके कारण आता है? तब होगा जब किसी भी डी ब्लॉक में, डी कक्षक में हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, तभी होगा, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की अनुपस्थिति होती है। क्या होती है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होती है, तब उनके अंदर ये गुण प्रतिकर्षण वाला आता है, हल्का प्रतिकर्षण का, जिसे हम लोग प्रतिचुम्बकीय गुणधर्म कहते हैं, और ऐसे पदार्थों को कहते हैं प्रतिचुम्बकीय पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, अब चलते हैं इसमें आगे। तो अगर यहाँ पे हम आगे बात करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर, तो ये जो हमारा प्रतिचुम्बकीय गुण होता है यह अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के कारण होता है। जब अनुपस्थित रहेगा, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं रहेगा, तब जाके ये गुण देखने को मिलता है। अब आते हैं, अगला है अनुचुम्बकीय गुणधर्म। अगला क्या है हमारा? अगला जो हमारा है वो हमारा अनुचुम्बकीय गुणधर्म है। ठीक है, अगला जो होगा वो हो जाएगा अनुचुम्बकीय गुणधर्म। अनुचुम्बकीय का होता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो अनुचुम्बकीय मतलब हो गया पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। देखते हैं, तो ये इसमें वे पदार्थ आते हैं जिन्हें बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वह क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा देते हैं। तो एक्चुअली बात क्या होती है? वह क्या करते हैं? चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, वे बाह्य क्षेत्र में थोड़ा सा आकर्षित होते हैं। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो उन्हीं को हम कहते हैं, और ये उन्हीं को हम कहते हैं अनुचुम्बकीय पदार्थ, और उनके इस गुण को अनुचुम्बकत्व कहा जाता है। पर ध्यान क्या रखना है कि इसमें हमेशा यह गुण किसी वजह से पाया जाता है। यह जो गुण होता है यह हमेशा परमाणु या जो आयन होगा हमारा डी ब्लॉक का, उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा संख्या बढ़ती जाएगी उसमें ये गुण भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, किसी भी परमाणु या आयन का जो कुल चुंबकीय आघूर्ण म्यू होता है वह बराबर होता है प्रतिचुम्बकीय आघूर्ण के, जिसको म्यू डी कहते हैं, और एक होता है प्लस अनुचुम्बकीय गुणधर्म के, इनके बराबर होता है। ठीक है, अब आते हैं जो हमारा इसमें हमारे जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित इलेक्ट्रॉन जो हमारे पाए जाते हैं उनमें जो युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके दोनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है? बराबर होता है, लेकिन दिशा में क्या होता है? विपरीत होता है। इसीलिए वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं। अतः उसमें अनुचुम्बकत्व का गुण इसीलिए नहीं पाया जाता। ठीक है, चल, जब पूरा कक्षक इसका युग्मित होता है तो उस समय जो हमारा म्यूपी का मान, यानी अनुचुम्बकीय गुणधर्म का मान क्या हो जाएगा? 0। जब युग्मित रहेगा तो उस समय हमारा क्या होता है? चुंबकीय आघूर्ण जो कुल होता है वह म्यूडी के, यानी क्या होता है? प्रतिचुम्बकीय आघूर्ण के बराबर हो जाता है। ठीक है, अगर वहीं पर हमारा जो है क्या है, अगर मान लो अनुचुम्बकीय पदार्थ है, जब अनुचुम्बकीय पदार्थ होगा तो अनुचुम्बकीय पदार्थ में हमेशा जो होता है उसका जो मान होगा, तो अनुचुम्बकीय आघूर्ण का मान जो होगा उसके सामने म्यू डी का मान बहुत कम हो जाता है प्रतिचुम्बकीय का। तो हम सीधे लिख सकते हैं, अगर हमारे पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हम सीधे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? तब वहाँ पर चुम्बकीय आघूर्ण हमारा जो होगा वह म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू पी के हो जाएगा, यानी अनुचुम्बकत्व के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको निकालते कैसे हैं?
चुंबकीय आघूर्ण की जो गणना होती है वो हमारी होती है कौड़ी में म्यू इक्वल टू एन एन प्लस 2 होती है। इसी सूत्र से ज्ञात करते हैं जहाँ एन क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है, इससे हम अनुचुंबकत्व की गणना करेंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ली जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये अनुचुंबकत्व की गणना हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो चुंबकीय आघूर्ण की गणना हम कर सकते हैं, लेकिन किसके लिए हम कर सकते हैं, हम अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के लिए कर सकते हैं। तो अनुचुंबकत्व की यहाँ गणना की जाती है। इसका जो मात्रक होता है म्यू का, वो होता है बोर मैग्नेटॉन, यानी इसको शॉर्टकट में बीएम कहते हैं। बोर मैग्नेटॉन होता है जिसको शॉर्टकट में बोर मैग्नेटॉन कहते हैं। ठीक है, इसका मात्रक हो गया। अब आ जाओ, इसमें पहले हमने बता दिया कि अनुचुंबकीय जो गुण होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर क्या होते हैं, बढ़ते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना है क्योंकि उन्हीं पे निर्भर करता है। जैसे जैसे हमारा एन का मान बढ़ता जाएगा, एन का अधिकतम मान 5 हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं कि हमारा जो है अगर Sc3+ है तो वहाँ D 0 होता है। जब D 0 हो जाएगा तो ये D में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो ये अनुचुंबकीय गुणधर्म व्यक्त करेगा। कौन सा गुणधर्म, ये व्यक्त करेगा अनुचुंबकीय गुणधर्म। ठीक है, वहीं पे जब Ti4 व्यक्त करेगा तो उसमें भी D में 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, 0 हो जाएगी, तो उसमें प्रतिचुंबकीय गुणधर्म व्यक्त करेगा। ठीक है, तो उस समय हमारा क्या होगा, जब आकलन करेंगे तो आकलन का मान जो होगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, जब गणना किया जाएगा तो ऐसे हम गणना कर सकते हैं। जब हमारा T1 हो जाएगा तो एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अनुचुंबकीय गुणधर्म होगा। D2 होगा तो भी अनुचुंबकीय गुणधर्म होगा, सभी पे अनुचुंबकीय होगा। केवल अंत में किस पे होगा, अब D10 पे। तो दो ही कंडीशन पे बनता ही है, जब या तो D10 होगा तब अनुचुंबकीय गुणधर्म व्यक्त नहीं करेगा, जब D 0 होगा उस समय नहीं करेगा, बाकी सभी कंडीशन में करता। अब आ जाओ, इसमें अंतिम होता है लौह चुंबकीय पदार्थ, जिसको ठीक है कहते हैं फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कहा जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में बहुत तीव्रता से आकर्षित होते हैं, अत्यधिक आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहा जाता है, और इस गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं या लौह चुंबकीय गुण कहते हैं। ठीक है, यह क्या होता है, अनुचुंबकीय का चरम स्वरूप होता है। इसमें अधिकांश क्या होते हैं, वैसे भी हमारे अधिकांश जितने भी क्या हैं संक्रमण धातुएं सब के सब अनुचुंबकीय गुण व्यक्त करते हैं। और इसमें लौह चुंबकीय में आ जाएगा हमारा Fe लोहा हो जाएगा, कोबाल्ट, निकेल, ठीक है, Fe3O4 और मैग्नीज, यही मुख्य रूप से इसमें आते हैं। ठीक है, यही सब आते हैं। ये क्या कौन सा गुण व्यक्त करते हैं, लौह चुंबकीय गुणधर्म व्यक्त करते हैं। लो जो इसमें उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण नंबर हमारा जो है, ठीक है कह रहा है जली विलयन में एक द्विसंयोजी आयन, यानी 2 संयोजी मतलब उसकी संयोजकता 2 है, यानी +2 बनाएगा। आयन के कह रहा है चुंबकीय आघूर्ण की गणना की, यानी म्यू निकालना है। क्या निकालना है, म्यू निकालना है। कह रहा है यदि इसका परमाणु क्रमांक क्या है, 25 है। तो पहले परमाणु क्रमांक 25 है तो मान लो तब तो हमारा एम हो गया। नहीं तो याद है तो मैग्नीज लिख सकते हो सीधे सीधे। ठीक है, नहीं याद है तो एम लिख सकते हो। परमाणु क्रमांक 25 हो गया। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कर लेंगे तो लास्ट में मिल जाएगा 3d5 और 6s2 मिल जाएगा अंत में। अब कह रहा है कि द्विसंयोजी है, द्विसंयोजी मतलब हो गया जली विलयन में है तो एक्वस विलयन बनाएगा AQ। उसके बाद क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर जब द्विसंयोजी हो जाएगा 2+ बनाएगा तो उस समय जो है यहाँ पे S2 वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा त्याग हो जाएगा तो 3d5 बचेगा। और जब 3d5 बचेगा तो ये रह गई इसकी संरचना, यानी यहाँ अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो गया, अयुग्मित का हो गया D5 हो गया। पाँचों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ लिख सकते हो अतः Mn2+ आयन या वही M2+ आयन भी लिख सकते हो अगर पता ना हो कि कौन सा परमाणु है। नहीं तो मैग्नीज याद हो तो ठीक है। में 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसका चुंबकीय आघूर्ण हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूले के हिसाब से हमारा जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मूले के हिसाब से हो जाएगा μ = n+2 होता है। तो यहाँ n की जगह 5 रखेंगे, 5 + 2 मतलब 7 हो जाएगा। तो 5 7 35, कौड़ी में कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये लगभग 36 के इर्द गिर्द है तो लगभग 6 से थोड़ा सा कम यानी 5.9 के आसपास आ जाएगा। मात्रा क्या होता है इसका, Bm यानी बोर मैग्नेटॉन होता है। ठीक है, चलो आ जाओ देखते हैं रंगीन आयन की व्याख्या कर लिया जाए। ठीक है, जो हमारे धातुएं होती हैं
संक्रमण धातुएं ये क्या करती हैं, रंगीन आयन भी बनाती हैं। इनका एक विशेष गुण है, चुंबकीय गुणधर्म को व्यक्त करना और रंगीन आयन को व्यक्त करना इनका बहुत बड़ा विशेष गुणधर्म है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे अलग हो जाती है, क्योंकि रंगीन और जल्दी कोई व्यक्त नहीं करता है। ठीक है, तो जो इसमें रंगीन आयन जो बनता है, हमारा रंगीन आयन जो होते हैं, ठीक है, रंगीन आयन जब बनते हैं तो उसका रीजन क्या होता है, उसका रीजन होता है इसमें डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना है। n-1 जो डी होता है वो हमारा अपूर्ण होता है, यही इसका सबसे मुख्य रीजन है। ये इसका क्या सबसे मुख्य रीजन है क्या करने का, प्राय रंगीन बनाने का। अतः हम कह सकते हैं कि जिसमें डी उपकोष क्या होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके डी उपकोष में, वे ही प्राय रंगीन होते हैं। ऐसा नहीं कि वही रंगीन होते हैं, लेकिन प्राय वही रंगीन होते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या हम दो तरीके से करते हैं, दो नियमों से इसकी व्याख्या की जाती है। ठीक है, तो हमारा जो संक्रमण धातुएं होती हैं वह ठोस अवस्था में या जलीय विलयन में प्राय क्या होता है, रंगीन होता है। उसका रीजन क्या होता है, इसका n-d उपकोष में अपूर्ण इलेक्ट्रॉन कह लो या फिर वही कह लो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना ही मुख्य कारण है। ठीक है, तो उसी की वजह से प्राय क्या बनता है, रंगीन आयन हमारा बन जाता है। अब देखते हैं इसकी जो व्याख्या होती है वो दो कारणों से की जाती है इसकी। ठीक है, तो रंगीन यौगिक का जो मुख्य जो रंग बन रहा है ना, वो मुख्य रूप से दो कारणों से होता है। तो चलो इसमें पहला कारण की हम व्याख्या करते हैं। पहला कारण हमारा इसमें दो कारण होते हैं। पहला कारण क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों का डी संक्रमण होता है। दूसरा होता है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। क्या होता है दूसरा, आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा होता है। तो हम पहला चीज़ देखेंगे, पहला इसमें देखा जाएगा क्या कर रहा है, डी। ठीक है, कह रहा है कि पहला कह रहा है इसमें डी संक्रमण। तो इसमें बता दें कि जो हमारा डी उपकोष होता है, कौन सा उपकोष, जो डी उपकोष होता है उसके जो पांचों कक्षक होते हैं, डी उपकोषों के जो पांचों कक्षक हमारे होते हैं, पांचों कक्षक जो होते हैं वो उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। उनकी पांचों की ऊर्जा समान होने की वजह से इसको कहते हैं समभ्रंश कक्षक। क्या कहते हैं, समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। ये सभी में होता है सामान्यतः ना, विलगित निकाय में जब भी लोग, विलगित मतलब हो गया अलग से, जब ये किसी से जुड़ते उड़ते नहीं है उस समय उनके पांचों कक्षों की ऊर्जा बराबर होती है। और जब बराबर होगी तो एक समान रूप से उनका तल पाया जाएगा। उनके जो ऊर्जा तल होगा, तल का मतलब यहाँ ऊर्जा तल से है, वह एक समान पाया जाता है। जब ये क्या होगा, विलगित मतलब अलग से होगा, अलग अलग अवस्था में होगा, यानी किसी से जुड़ा नहीं होगा, उस अवस्था में होता है। इन्हें कहते हैं समभ्रंश कक्षक। ऐसे पी ब्लॉक वाला भी समभ्रंश ही होता है, लेकिन फिलहाल 3 कक्षक है तो उसकी में ज़्यादा बात नहीं करते, तो उसमें भी समभ्रंश ही रहता है। यह ब्लॉक वाला है, उसमें 7 कक्षक होते हैं। अगर किसी से जुड़ा नहीं है, विलगित में है, तो भी समभ्रंश है। लेकिन हम यहाँ बात किसकी करें, स्पेशली डी की, तो डी की बात करेंगे कि विलगित अवस्था में जो हमारे क्या होते हैं, जो डी कक्षों को, जो डी के पांचों कक्षक होते हैं उनकी ऊर्जा क्या होती है, समान होती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं समभ्रंश कक्षक। अंग्रेजी में इसको कहते हो डिजेनरेंसी कहते हैं इसको। ठीक है, अब आ जाओ इसमें। ठीक है, इसके बाद इस दशा में क्या होता है, यहाँ पे कोई संक्रमण होता नहीं है क्योंकि विलगित निकाय में है। लेकिन जैसे ही इसके जो धातु आयन होते हैं, इनके द्वारा जब कहीं संकुल यौगिक बनाया जाता है, संकुल जटिल यौगिक बनाता है, या किसी विलायक की उपस्थिति में विलायक से जुड़ता है। ठीक है, जुड़ने का मतलब वही जल संयोजन कह लो, चाहे कुछ भी कह लो, जुड़ता है, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है। ठीक है, वहाँ पे देखने को मिलता है कि इनकी जो समभ्रंशता होती है, जो हमारा संकुल यौगिक के साथ जैसे बनाया गया, संकुल यौगिक के साथ जुड़ी जाए या किसी लिगेंड के साथ जुड़ी जाए, उदासीन लिगेंड के साथ जुड़ी है। लिगेंड किसी प्रकार का हो सकता है, वैसे लिगेंड मुख्य रूप से दो थे इस्तेमाल ज़्यादा होते हैं, उदासीन और रेडायनिक लिगेंड। ठीक है, तो जैसे ही उनके संपर्क में आता है, उनसे जुड़ता है, इसकी जो डी कक्षकों की समभ्रंशता होती है, समभ्रंशता मतलब समान ऊर्जा, जिसको हमने क्या कहा, डिजेनरेसी कहते हैं। जैसे इनके संपर्क में आएगा तो हमारा जो होता है डी की जो समभ्रंशता होती है वह समाप्त हो जाती है। और जब समाप्त हो जाएगी तो समाप्त होने के बाद होता क्या, समाप्त होने के बाद कुछ कक्षकों की ऊर्जा उच्च हो जाएगी, कुछ कक्षकों की ऊर्जा उच्च हो जाती है, और कुछ की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसे हम कहते हैं डी कक्षकों का जो है ऊर्जा विपाटन कहते हैं। ठीक है, या ऊर्जा जो है वितरण कहते हैं। यानी इनके जो ऊर्जा का जो क्षेत्र होता है, जो तल होता है, वो बढ़ जाता है दो भागों में,
कुछ कक्षों की ऊर्जा उच्च हो जाएगी, कुछ की कम हो जाती है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देख लो, हम फिगर भी देख के बता दे रहे हैं। ठीक है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन या विघटन भी कहते हैं, क्योंकि क्रिस्टल क्षेत्र का मतलब उनके जो क्रिस्टल जो बना रहे थे, जिसका निर्माण वो कर रहे थे, उनका जो ऊर्जा तल था, जो क्षेत्र था, अब वो बढ़ गया। पहले बराबर तल में था ऊर्जा क्षेत्र, अब क्या हो गया, हमारा बढ़ गया। जैसे मान लो यहाँ पर, यहाँ फिगर में दिख रहा होगा, फिगर हम दिखा रहे हैं, ये तीनों हमारे डीजेनरेंसी वाले हैं, यानी क्या है, समभ्रंशता वाले कक्षक हैं। पहले कक्षक को डी एक्स वाई कहते हो, दूसरे को डी वाई जेड कहते हो, फिर तीसरे को क्या कहते हो, डी जेड एक्स कहते हो, चौथा ऐसे मान लो हो गया डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर हो गया, और पाँचवा हो गया डी जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्या हुआ, किसी लिगेंड के संपर्क में आ गया, या जलयोजन हो गया, या विलायक में घुल गया, तो ये जैसे हमारा डी ब्लॉक होगा, ये डी ब्लॉक के जो पांचों कक्षों की जो ऊर्जा समान है, उसकी समभ्रंशता समाप्त हो जाएगी, और उनके कुछ कक्षों की ऊर्जा उच्च हो गई, मान लो 2 की उच्च हो गई, 3 की निम्न हो गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 की उच्च हो जाती है, 2 की निम्न। तो अगर 3 की उच्च हो गई, 2 की निम्न हो जाएगी, तो वहाँ चतुष्फलकी संरचना का निर्माण होता है। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, चतुष्फलकी संरचना का क्या होता है, वहाँ पर निर्माण वहाँ पे होगा। ठीक है, अब आते हैं, इसके अलावा अगर यहाँ पे हमारा क्या हो गया, 2 की ऊर्जा स्तर जैसे यहाँ उच्च दिखा रहा है, और 3 कक्षक की क्या हो गई, निम्न ऊर्जा स्तर हो गई, तो यहाँ पे अष्टफलकी संरचना बनेगी। कौन सी बनेगी, ठीक है, तो यहाँ जो संरचना बनेगी वो बनेगी अष्टफलकी। यानी इस कंडीशन में जो दिखा रहा है स्ट्रक्चर, इसमें जिससे भी जुड़ेगा, जिस संकुल से जुड़ेगा, जिस विलायक से जुड़ा होगा, जिन लिगेंडों से जुड़ेगा, लिगेंड मुख्य रूप से किसको कहते हो, वह हमारा पर लिख सकते हो, कह सकते हो कि वह परमाणु, अणु या आयन जिसके पास क्या होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जिसके पास एकाकी दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, वही इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पूर्ति करेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पे ये अष्टफलकी संरचना की ज्यामिति बनी है, अष्टफलकी की बनी है, किसकी बनी है, अष्टफलकी संरचना बनी। ठीक है ना, क्या बन गया, अष्टफलकी हमारा बन गया। ठीक है, राइटिंग हमारी सही नहीं है इसलिए लिख नहीं रहे, ये होता है हमारा अष्टफलकीय। ठीक है, ये होता है अष्टफलकीय। ठीक है, तो ये अष्टफलकीय संरचना का यहाँ दिखाया गया। ठीक है, अब समझना ध्यान से। तो इसमें क्या होता है कि हमारा हो गया, तो जो ऊपर वाला हो गया, मान लो उसको Eg हमने लिख दिया, नीचे वाले को यहाँ पे लिख दिया T2G लिख दिया। ठीक है ना, जो 3 कक्षक यहाँ पे हो गए, 3 कक्षक वाले को क्या लिख दिया, T2G लिख दिया, और जो हमारा ये है उसको क्या लिख दिया, Eg लिख दिया। ठीक है, अब चलते हैं इसमें, तो यहाँ पे अब लिखोगे, जैसे ऊर्जा का तल बढ़ गया तो कुछ कक्षों की ऊर्जा उच्च हो जाती है, कुछ की निम्न। अब जो निम्न ऊर्जा स्तर वाले कक्षक होते हैं, ये जब बाहर हमारे चारों तरफ कौन सा प्रकाश घूम रहा है, दृश्य प्रकाश। बिना हम दृश्य प्रकाश के किसी विलयन का रंग थोड़े देख सकते हैं, कुछ भी हमको दिखाई नहीं देगा। फिजिक्स में पढ़े होंगे सभी लोग कि बिना प्रकाश के हम कोई वस्तु देख ही नहीं सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो दृश्य प्रकाश जब भी देखने जाओगे, दृश्य प्रकाश की उपस्थिति में, चाहे वो प्राकृतिक हो और चाहे जो है तुम जो है उसको कृत्रिम रूप से टार्च चला के देख रहे हो, जब भी इसको प्रकाश मिलेगा तो दृश्य प्रकाश की जैसे उपस्थिति होगी, किसकी उपस्थिति होगी, दृश्य प्रकाश की। ठीक है, दृश्य प्रकाश की जैसे उपस्थिति होगी, दृश्य प्रकाश की उपस्थिति जैसे होगी, तो जो यहाँ निम्न ऊर्जा स्तर वाले कौन है, जो यहाँ पे जो हमारे निम्न ऊर्जा स्तर वाले हैं, वह निम्न ऊर्जा स्तर वाले जो कक्षक होते हैं, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। किस ऊर्जा को, दृश्य प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा, और अवशोषित करके कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर वाले में चला जाएगा। और जब कोई निम्न ऊर्जा वाला उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, इस घटना को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, अब कौन सी अवस्था होगी इसकी, इस अवस्था को कहते हैं उत्तेजित अवस्था। क्या कहते हैं उसको, उत्तेजित अवस्था कहा जाता है। और बता दें, इसमें ऊर्जा को देने के आधार पर इलेक्ट्रॉन 2 अवस्थाओं में रह सकता है, इलेक्ट्रॉन या परमाणु 2 अवस्थाओं में रह सकता है। एक होता है हमारा ग्राउंड स्टेट, या उसको कहते हो तलस्थ अवस्था। तो यहाँ सामान्य ऊर्जा पे जब नीचे होता है उसको कहते हो तलस्थ अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहते हो। और जब ये बाहर से दृश्य प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर लेगा, तो ऊर्जा अवशोषण होने के बाद हमेशा इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। तो इसे हम कहते हैं परमाणु की उत्तेजित अवस्था। क्या कहते हैं इसको, परमाणु की उत्तेजित अवस्था कहेंगे। और परमाणु कभी भी उत्तेजित अवस्था में अस्थायी नहीं होता है।
ठीक है। उत्तेजित अवस्था में कोई भी अस्थाई नहीं होता है। जैसे कोई आदमी शराब पी ले, उत्तेजित अवस्था में चला गया, तो अस्थाई नहीं है, वो क्या होता है हमारा अस्थाई होता है। कुछ ही समय के बाद क्या होगा, ये वापस आएगा। और ये टाइमिंग हम बताएंगे, जब बोर का नियम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, ज़्यादा समय तक नहीं। बोर के हिसाब से 10⁻³ सेकंड, कितना 10⁻³ सेकंड में वो वापस आएगा। और जब वापस आता है उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो उस समय वो उत्सर्जन करता है। ध्यान देना है, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में कब गया है, जब बाहर से दृश्य प्रकाश का अवशोषण किया है, ठीक है, तब चला गया है। और क्यों दृश्य प्रकाश से चला गया, क्योंकि इनका ऊर्जा अंतराल बहुत कम है। ज़्यादा ऊर्जा अंतराल होता तो हो सकता है दृश्य से जाता भी नहीं, तो दृश्य प्रकाश को अवशोषण किया। जब प्रकाश को अवशोषण करेगा तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ जाएगा, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाएगा। और वहीं पर जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आएगा, तो वो कैसे आएगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करके आएगा। जैसे मान लो कोई गरीब आदमी है, अमीर बनेगा तो कैसे बनेगा, जब वो कहीं से धन को अवशोषित करेगा, रखेगा अपने पास तब। लेकिन वहीं पे अगर अमीर है, उच्च ऊर्जा स्तर में है, तो वहाँ से अगर उसको वापस आना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, खर्च करके गरीब होना पड़ेगा, तब नहीं नीचे आएगा। तो यहाँ से अगर कभी भी कोई उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ रहा है, तो जब निम्न ऊर्जा तल में आएगा तो एक ही चीज़ है, उसे ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो ये ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो जब उत्सर्जन करेगा तो जिस प्रकाश का उत्सर्जन करेगा वही प्रकाश हमको दिखाई देता है, ठीक है, वही प्रकाश हमको क्या होता है, दिखाई देता है। तो समझ में आ गया। यहाँ पे सिंपल सा हमने क्या बताया, हमने कहा, एक बार फिर तेजी से बता रहे हैं, हमने कहा कि सामान्यतः जो हमारे डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक में जो 5 कक्षक होते हैं वो क्या होते हैं, समभ्रंश का गुण होता है, यानी समान ऊर्जा के होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, समभ्रंशता कहते हैं। जैसे ये क्या करते हैं, जटिल यौगिक का निर्माण करते हैं, तो जटिल यौगिक का निर्माण करें, इसको समभ्रंशता कहते हैं। जैसे क्या होता है, किसी लिगेंड या फिर लिगेंड क्या होता है, लिगेंड हमने कहा जिस परमाणु अणु या आयन के पास दाता इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड हमारा ऋणात्मक हो सकता है या फिर उदासीन, ज़्यादातर दो ही में होता है, आगे पढ़ेंगे। तीनों होता है, धनात्मक, ऋणात्मक और उदासीन होता है, पर धनात्मक लिगेंड बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो मुख्य रूप से यही दो होते हैं। तो जब उन लिगेंडों की उपस्थिति में आता है, तो उपस्थिति में आने के बाद इनके जो कक्षक होते हैं, इनकी जो समभ्रंशता होती है तुरंत समाप्त हो जाएगी। तो कुछ कक्षकों की इसमें से ऊर्जा क्या होती है, उच्च हो जाती है, और कुछ कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, वो हमारी निम्न हो जाती है। क्या होती है, निम्न हो जाती है। जो पुराना स्टेज होता है उसको हम कहते हैं बेरी केंद्र। जो ऊर्जा तल होता है पुराना वाला, उसको बेरी केंद्र कहते हो। तो कुछ कक्षकों की ऊर्जा ऊपर चली जाएगी ऊर्जा स्तर, और कुछ की हो जाती है निम्न। अब क्या होता है, जो निम्न ऊर्जा स्तर वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर की जो कक्षा होती है, तो ये जो बढ़ जाता है, जब इसका ऊर्जा तल बढ़ जाता है तो इसे हम कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कहते हैं, या क्रिस्टल क्षेत्र का इसको विघटन कहते हो, क्योंकि दो भागों में बढ़ गया। अब यहाँ पे जब भी दृश्य प्रकाश पड़ेगा तो दृश्य प्रकाश को निम्न ऊर्जा स्तर वाले अवशोषित करके कहाँ चले जाते हैं, उत्तेजित अवस्था में, यानी उच्च ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, यानी उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। और जब वहाँ से वो क्या होंगे, निम्न में आएंगे, तो हम रूल क्या बता दें, निम्न में आते समय क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, तो वही प्रकाश हमको दिखाई देता है। और उनके द्वारा जो उत्सर्जन होता है ऊर्जा का, वह हमेशा पूरक प्रकाश का होता है। कौन सा प्रकाश होता है, पूरक प्रकाश होता है। ध्यान देना है, पूरक प्रकाश का मैं कोड बता दे रहा हूँ। मुख्य रूप से जो 6 रंग बनते हैं, 6 रंगों के लिए पूरक मैं बता दे रहा हूँ। याद करने का तरीका, एक हमने कोड बताया, कोड हमने क्या बताया बच्चों को, हमने कोड बताया कि नानी पीबे हैला, ठीक है, नानी पीबे हैला, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे देखोगे, हमने कोड बताया, इसको याद करने का तरीका, नानी पीबे हैला। नानी के हिसाब से देखोगे, पहला ना से नारंगी होगा और दूसरा नी से नीला हो जाएगा। तो अगर नारंगी का अवशोषण किया है तो नीला का उत्सर्जन होगा, और अगर नीला का अवशोषण हुआ है तो नारंगी का उत्सर्जन करेगा। ये एक दूसरे के पूरक रंग हो गए, ठीक है। अब आ जाओ पीबे में, देख लो, पीबे में पी से होता है पीला। अगर पीला का अवशोषण होगा तो उत्सर्जन बैगनी का करेगा, बै से बैगनी का करेगा, और बैगनी का अगर अवशोषण हुआ है तो वो पीला का उत्सर्जन करेगा। हैला में आ जाओ, इसमें ए की मात्रा का इस्तेमाल मत करना, ह से हरा हो जाएगा और ला से लाल हो जाएगा। तो हरा रंग का अवशोषण होगा,
तो लाल रंग का उत्सर्जन पाया जाएगा, और अगर लाल रंग का अवशोषण हो रहा है तो हरे रंग का उत्सर्जन पाया जाएगा। ये हमारे होते हैं रंग दिखते हैं, ठीक है। तो जिस भी रंग के प्रकाश का अवशोषण होगा उसके पूरक का वो उत्सर्जन करेगा जब उत्तेजित अवस्था से लौटता है तब, ठीक है। ये हमारे हो गई कलर की जानकारी। इतनी जानकारी बहुत पर्याप्त है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है इसमें है, हमेशा कोई भी परमाणु है वो अगर जिस भी अवस्था में विलगित निकाय में जब होता है, वो विलगित अवस्था में जब होता है तो वो ग्राउंड स्टेट में होता है। कहाँ होता है? ग्राउंड स्टेट में। जब भी कोई निम्न ऊर्जा स्तर में होता है ना तो उसको हम ग्राउंड स्टेट कहते हैं, हिंदी में उसको कहते हो तलस्थ अवस्था। क्या कहते हो हिंदी में? तलस्थ अवस्था। इस कंडीशन में अगर कभी भी उसको बाहर से ऊर्जा का अवशोषण करता है तो वो चला जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में। जैसे बाहर उच्च ऊर्जा स्तर में वैसे भी जाने के लिए, मान लो कोई आदमी गरीब है, उसको अमीर के लेवल पे जाना है तो उसको कहीं से अवशोषण, कहीं से उसको ऊर्जा मिलनी चाहिए, कहीं से धन संपत्ति मिलनी चाहिए, तब तो जाएगा। तो इसी प्रकार निम्न ऊर्जा स्तर वाले उच्च ऊर्जा स्तर में तभी जाते हैं जब उनको बाहर से कहीं से ऊर्जा मिल जाए तो वो अवशोषित कर लेते हैं, तब वो चले जाते हैं। लेकिन जब अवशोषित करके जाएंगे तो दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो ऊर्जा होती, जो धन होता है, वो टिकता नहीं। तो वो ऊपर जब जाते हैं तो उत्तेजित अवस्था जिसको तुम कहते हो, परमाणु की उत्तेजित अवस्था अंग्रेजी में एक्साइटेड स्टेट कहते हो, वो अस्थायी नहीं होती, वह बहुत ही कम समय के लिए होती है। बोर के हिसाब से 10⁻³ सेकंड में वहाँ से तुरंत उल्टी मारना शुरू करेगा, यानी वो कहाँ आएगा? निम्न ऊर्जा स्तर में वापस आता है। और जब वापस आएगा तो वो क्या करता है? प्रकाश का उत्सर्जन करेगा, ठीक है। तो यहाँ जो उत्सर्जन होता है वह पूरक रंगों का होता है। किसका होता है? पूरक रंगों का होता है। तो रंग हमारे मुख्य रूप से 6 बनते हैं, एक आठ और गुलाबी गुलाबी रंग भी बन जाता है, लेकिन मुख्य रूप से 6 रंग यही हैं। समझ लो, नानी पीबे हैला, याद करना है, नानी पीबे हैला, ठीक है। तो ये हिंदी का एक भाषा है, तो उसके हिसाब बना सकते हो। इसमें नानी के हिसाब से ना का हो जाएगा नारंगी और नीला। तो नारंगी का अवशोषण है तो नीला का उत्सर्जन होगा, नीला का अवशोषण है तो नारंगी का उत्सर्जन होगा। ऐसे समझ लेना। पीबे के हिसाब से पीला और बैगनी एक दूसरे के पूरक होंगे, ठीक है। एक का अवशोषण होगा, दूसरे का उत्सर्जन। और हैला में ह से हरा हो जाएगा और ला से लाल हो जाएगा। अब देख लेते हैं लास्ट इसकी जो व्याख्या है। लास्ट व्याख्या हम देखते हैं, फटाक से क्लास को समाप्त किया जाता है, ठीक है। क्लास बहुत लंबा नहीं करना है। तो लास्ट वाला हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लास्ट वाला अगर इसमें देखोगे तो ये देखो, हमने पहले बता दिया रंगों का जो है, रंगों का क्रम हमने पहले बता दिया। बैगनी और पीला यहाँ पे देखो एक दूसरे के हैं, याद करने ट्रिक भी बता दिया। यहाँ पर नीला और नारंगी भी बना दिया, हरा और लाल भी कर दिया हमने, ठीक है। पास में आ गई। तो इसके हिसाब से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें है। एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि ये जो डी संक्रमण के कार्य जो होता है, जो रंग का प्रदर्शन होता है, हमेशा रंग हल्का दिखेगा। कैसा रंग दिखेगा? ये हल्का। गाढ़ा रंग तो कतई नहीं बन सकता, इससे ध्यान रखने वाली बात है, सबसे अच्छी जानकारी, ठीक है। और ऐसे आयन जिसमें हमारा डी अयुग्मित होगा उसमें ये नहीं गुण व्यक्त होता। जैसे D0 संरचना बन रही हो किसी आयन में और D10 बन रहा हो, दुईयठ संरचना होती है। कौन कौन? D0 होती है अयुग्मित में, अयुग्मित वाले कंडीशन में, और D10 होता है। ये दो संरचना अगर बन रही है तो वो रंगीन बनाएगा और रंगहीन बनाएगा। अगर वो रंगीन बना रहा है तो समझ जाओ कि उसमें अगला रीजन हो सकता है, क्योंकि डी संक्रमण के हिसाब से यही कंडीशन हमेशा बनती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से हमारा जो क्या होगा, इसमें डी संक्रमण नहीं होगा। और ये क्या बनाएंगे? रंगहीन, जिसमें हमारे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। जैसे दो ही संरचना बनेगी D0 पर और D10 पर। D0 पे कौन मुख्य रूप से दूठे बनता है? Sc3+ का त्याग करके बनाता है, टाइटेनियम Ti 4 का त्याग करके D0 बना लेता है। वैसे भी हमने बताया Cu+ आयन, ये ध्यान रखना, अगर Cu2 आयन हो गया ना, 2+ आयन ना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो वो गुण करेगा चुंबक के हिसाब से अनुचुंबकीय गुणधर्म और रंगीन आयन बनाएगा इधर, ठीक है। लेकिन एक प्लस है तो उसमें चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा Cd2+ हो गया, Hg2+ हो गया, ठीक है। यहाँ Hg+1 भी बनाता है तो +1 में ये गुण व्यक्त नहीं करेगा, ध्यान देना। और एक चीज़ यहाँ लिखा है नहीं, Zn2+, Zn2+ भी रंगीन आयन ही बनाएगा डी संक्रमण के अनुसार, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें लास्ट हमारा है ठीक है। एक उदाहरण यहाँ दे रहा है, चलो समझा देते हैं थोड़ा सा। कह रहा है यहाँ पर कि एक हमारा जो है TiH2O6, देखो यहाँ ये टाइटेनियम हो गया, डी ब्लैक का है। जो बड़ा कोष्टक दे रहा है ना, अभी कहोगे बड़ा कोष्टक क्या है, अगला चैप्टर यही पढ़ना है। ये हमारा जो होता है संकुल यानी जटिल
जटिल यौगिकों को व्यक्त करने का तरीका है, हमेशा बड़ा कोष्ठक के अंदर जटिल यौगिकों को यानी संकुल यौगिकों को व्यक्त किया जाता है। इसमें पहला वाला जो होता है धातु आयन होता है डी ब्लॉक वाले, और ये जो H2O दिख रहा है ये लिगेंड का काम यहाँ करेगा, क्योंकि H2O में जो ऑक्सीजन होता है उसके पास क्या होता है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, ये जो कि त्याग करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि किसका काम करता है, यह हमारा किसका काम करेगा, यह हमारा लिगेंड का काम करता है। ठीक है, कह रहा है कि आयन का रंग हल्का बैगनी है जिसको डी संक्रमण के आधार पर स्पष्ट किया। तो जब हल्का बैगनी हो गया तो हल्का रंग पहले कह दिया हमने, हल्का है तो डी संक्रमण से ही बनेगा, तो इसको संक्रमण के द्वारा हम व्याख्या कर सकते हैं। तो चलो चेक करते हैं। पहला चीज़ यहाँ पे ये कि टी कितना व्यक्त करेगा। अगर टी 4 व्यक्त करेगा तो आयन तो बनना ही नहीं चाहिए डी संक्रमण के आधार पे। तो यहाँ देखोगे हमारा H2O जो है उदासीन होता है, तो 0 होती है इसकी संयोजकता। H2O की क्या होती है, H2O की जो संयोजकता होती है 0। अब 6 गुणे 0 कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, 6 का मिलाकर भी 0 ही होगा, क्योंकि ये एक H2O की संयोजकता 0 होती है। इधर टी का मान लो x हो गया, मिलाकर टोटल हमारे पास कितने हो गए, टोटल हमारे पास हो गए, 1 मिनट थोड़ा सा इसको डार्क कर दिया जाए, क्लियर दिखेगा। ठीक है। अब क्या करा, टी को हमने क्या मान लिया, टी को हमने x मान लिया, इसकी संयोजकता को x मान लिया, प्लस H2O का होता 0 ही है। ठीक है, तो 6 H2O है, 6 का मिला के रखेंगे, 6 गुणे 0 तो भी 0 रहेगा, मिलाकर टोटल +3 है, तो ये 0 हो गया। तो सीधे x बराबर कितना हो गया, +3। तो यहाँ पर टी +3 व्यक्त कर रहा है, और +3 का मतलब ये हो गया कि यह कौन सा गुण व्यक्त करेगा, यह जो है, ठीक है, +3 का मतलब हो गया इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये गुण व्यक्त करेगा। कौन सा गुण, अनुचुंबकीय गुण भी व्यक्त करेगा, रंगीन आयन भी बनाएगा। ठीक है, आगे इसमें देख लो, तो इसका ऊर्जा का क्या होता है, विघटन होता है। क्या होता है, ऊर्जा का विघटन होता है। तो Ti3+ में 3D1 विन्यास यहाँ पे है, अगर ये +4 होता तो यहाँ 0 बन जाता। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें, कह रहा है इसमें 6 जल के अणु क्या है, इससे जुड़े हैं। ठीक है, अब 6 जल अणु जब जुड़े हैं तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी जो आकृति बनेगी वो बनेगी अष्टफल की। अगले चैप्टर में हम बताएंगे कब अष्टफल की बनेगा, कब चतुष्फल की बनेगा। ठीक है, अष्टफल की का मतलब 2 की ऊर्जा स्तर ऊपर होगी और 3 की ऊर्जा स्तर क्या हो जाएगी, नीचे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमारा क्या होगा, समभ्रंशता जब समाप्त होगी, तो जब समभ्रंशता समाप्त होती है तो यहाँ जो 2 कक्षक होते हैं इनकी ऊर्जा स्तर क्या होती है, अपर हो जाएगी, इनकी ऊर्जा स्तर ऊपर होती है, और जो 3 होंगे उन 3 की ऊर्जा स्तर कहाँ हो जाएगी, देखो नीचे हो जाएगी, नीचे 3 थे दिख रहे हैं, 3 जो dx dy dz होगा यह होगा। अब उसके बाद जब ये प्रकाश का क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। अब देखो बैगनी रंग दिख रहा है, बैगनी हमको बता रहा है कि दिख रहा है, उसकी व्याख्या करना है, इसका लोग किस प्रकार का अवशोषण करेगा, तो यहाँ पीबे के हिसाब से पीले रंग का अवशोषण करेगा। तो जब पीले रंग का अवशोषण यहाँ पे करेगा, जब पीले रंग का यहाँ अवशोषण होगा तो पीले रंग के अवशोषण के हिसाब से क्या होगा, यहाँ बैगनी रंग का तब उत्सर्जन पाया जाएगा। ठीक है, तो हम सिंपल भाषा में समझ जाओ, तो यहाँ पे 3 कक्षक की ऊर्जा स्तर निम्न हो गई, 2 की उच्च हो गई, और जब 2 की उच्च हो गई तो यहाँ पर उच्च होने के बाद निम्न ऊर्जा स्तर वाले क्या करेंगे, प्रकाश का अवशोषण करेंगे। और कौन से प्रकाश का अवशोषण करेंगे, यह जो है करेंगे पीले प्रकाश का अवशोषण, क्योंकि पीले का करने के बाद अभी हमने बताया पीबे के हिसाब से, नानी पीबे हैला के हिसाब से, तब बैगनी रंग का क्या होगा, उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पीले रंग के प्रकाश का अवशोषण दिखाओ, उसके बाद बैगनी रंग का क्या करो, बैगनी रंग का क्या हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा, उम्मीद है व्याख्या समझ में आई होगी इसकी, एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ लिख रहा है तलस्थ अवस्था किसकी, एक इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन को रुक जाओ, फिर दिखा दे रहे हैं इसको एक बार फिर से। यहाँ पे जब यहाँ पे ऊर्जा का विभाजन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में। यह तलस्थ अवस्था, देखो लिख रहा है तलस्थ अवस्था, ग्राउंड स्टेट। और अगला जब दिख रहा है, जब पीला प्रकाश को अवशोषित कर लेगा तब ये चला जाएगा कहाँ पर, ये चला जाएगा उत्तेजित अवस्था में। तो ये हो गई उत्तेजित अवस्था का दूसरा फिगर है। तो इधर वाला जो फिगर ये वाला है, यह उत्तेजित अवस्था में क्या है, उत्तेजित अवस्था में जो इलेक्ट्रॉन यहाँ हुआ करता था वो इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ चला गया। ठीक है, तो जब यही इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था से वापस आएगा, फिर वापस आएगा यहीं पर, तो क्या करेगा, बैगनी रंग का उत्सर्जन करेगा, हल्के बैगनी रंग का, जो रंग हमको दिखाई देता है। ठीक है, अब आ जाओ एक और है, तब इसकी भी व्याख्या कर ही देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि CuSO4 × 5H2O रंगीन होता है, जबकि आर्द्र
ठीक है। जबकि कह रहा है CuSO4 रंगहीन होता है, सही है। देखो CuSO4 रंगहीन होता है, उसका रीजन क्या होता है, इसका जो रीजन है SO4 हमारा जो है, याद रखो SO4 जो होता है SO4 पे 2 माइनस आयन होता है और यह एक दुर्बल लिगेंड है। अब किसी के भी ऊर्जा क्षेत्र का विपाटन करने के लिए, विघटन करने के लिए हमारा जो लिगेंड होना चाहिए शक्तिशाली होना चाहिए। मैं इसको एक बार फिर से पीछे भी बताऊंगा, अगले चैप्टर में बताऊंगा। तो SO4 जो माइनस आयन है वो दुर्बल आयन लिगेंड है हमारा, और जब दुर्बल होता है तो यहाँ पर इसका जो है ऊर्जा क्षेत्र का विपाटन, Cu के ऊर्जा क्षेत्र का विभाजन ये नहीं कर पाता है। तो यहाँ भले Cu2+ दिखा रहा है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, पर ये ऊर्जा क्षेत्र का विपाटन नहीं कर पाता है, तो इसलिए यहाँ रंगीन आयन नहीं बनेगा, रंगहीन बनाता है। और जैसे H2O के संपर्क में आएगा तो हमारा क्या होता है, H2O जल की उपस्थिति के संपर्क में आते ही D जो उपकोष होता है उसकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है, और जब समभ्रंशता समाप्त हो जाएगी तो D संक्रमण की वजह से यह रंगीन आयन बना देता है। समझ आ गई दूसरी बात। और वहीं पे अभी उन्होंने क्या बताया, जो अनाद्र CuSO4 है उसमें केवल SO4 लिगेंड उपस्थित है जो कि दुर्बल है, तो नहीं कर पाएगा। और जब CuSO4 हमारे पास × 5H2 है उसमें SO4 2 माइनस आयन भले जो है क्या है, दुर्बल है। अब एक दुर्बल पड़ गया और एक पड़ गया इसमें प्रबल, और जब प्रबल हो गया दुर्बल दोनों जब मिल जाएंगे तो यहाँ पर जो है क्या होगा, उपस्थिति के कारण, किसकी उपस्थिति के कारण, प्रबल वाले की उपस्थिति के कारण जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊर्जा विपाटन क्षेत्र हमारा बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ D संक्रमण जो है, समझ आ गया। तो हमारा जो CuSO4 में D संक्रमण नहीं हो पाता है क्योंकि SO4 जो हमारा 2 माइनस आयन है वो एक दुर्बल लिगेंड है। ठीक है। और जो CuSO4 × 5H2 जो CuSO4 × 5H2 जो हमारा है वह क्या है, उसमें H2O की वजह से जो होता है वह विपाटन हो जाता है। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला इसमें कह रहा है, दूसरा जो हमारा थियरी है इसी पे डिपेंड है, इसको भी आराम से समझ सकते हो। ये क्या कर रहा है, इसमें D संक्रमण की व्याख्या करने की जरूरत नहीं, कह रहा है आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। एकदम सिंपल सा, एकदम समझो, ध्यान से सुन लो एकदम आराम से, ये भी पूरा समझ में अभी आ जाएगा। ठीक है। इसी समय इसको भी समझा देना एकदम आराम से। देखो क्या होता है, आवेश स्थानांतरण जो है ये भी संक्रमण धातुओं में रंगहीन, ठीक है, अगर आवेश स्थानांतरण कहीं पे हो रहा है तो इसके कारण हमारे जो संक्रमण धातुओं के यौगिक होते हैं वह रंगहीन होते हैं। ठीक है। लेकिन रीजन क्या है, इसमें जो लिगेंड होते हैं, रंगहीन नहीं, सॉरी ये गलत लिख दिया है। ठीक है, रंगीन होते हैं चाहिए। ठीक है। आवेश स्थानांतरण के कारण भी, अगर आवेश स्थानांतरण हमारा हो रहा है तो इसके कारण भी संक्रमण धातुओं के यौगिक क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। ठीक है, बुक से लिया गया तो बुक में गलत लिख दिया है। इसका रीजन क्या होता है, सुन लो ध्यान से एकदम आराम से। यहाँ D संक्रमण की हम बातें नहीं करेंगे, समान ऊर्जा की भी नहीं बात करना है, उसकी समभ्रंशता वाली जो बात है उसको, समान ऊर्जा मतलब समभ्रंशता की बात नहीं करना है, समभ्रंशता के जो विघटन हो रहा है उसकी बात नहीं। इसमें सिंपल क्या लिखोगे, इसमें जो लिगेंड होते हैं, लिगेंड में क्या होते हैं, अणु, परमाणु या आयन होते हैं, उनके कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो धातु आयनों पर स्थानांतरित होते हैं क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है। ठीक है। जब हमारा क्या होता है, कहीं पे भी क्या बनेगा हमारा, कहीं पे जैसे ही संपर्क में हमारा जो धातु आयन होते हैं, जो संक्रमण यहाँ धातुएं होती हैं, ये जैसे ही लिगेंडों के संपर्क में आएंगी तो लिगेंड कौन होते हैं, जो इनके पास दाता परमाणु होता है, जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, त्याग कर सकते हैं। तो उनके कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जैसे धातु आयनों पर स्थानांतरित होते हैं तो इस संक्रमण में जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, वो प्रकाश के दृश्य जो बताओ वो किसका था, वो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन था, और जुड़ने के बाद किसके पास आ गया, वो चला गया धातु परमाणु की कक्षा में चला गया। तो अगर धातु परमाणु कक्षा में है और उसने दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लिया, तो दृश्य प्रकाश को अवशोषित करने के बाद वो क्या करेगा, वो फिर से अपनी कक्षा को उसमें जो भी कक्षा उसको उच्च या निम्न दिखेगी तो निम्न में से उच्च में जाएगा और उत्तेजित अवस्था को प्राप्त करेगा, और फिर से उसी में वो कुछ ही समय के बाद फिर वापस क्या होगा, उच्च से कहाँ पे आ जाएगा, निम्न ऊर्जा स्तर में। यहाँ बंटवारे की बात नहीं है, यहाँ लिगेंड से हमने क्या बताया, जो हमारे लिगेंड होते हैं उनके अणुओं या आयनों के कक्षक जो होते हैं, कक्षकों से इलेक्ट्रॉन किस पे चले जाते हैं, लिख रहा है ना आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा। कह रहा है जैसे मान लो धातुएं जुड़ गई, धातुएं किससे जुड़ी हैं, संक्रमण धातुएं लिगेंड जुड़ी हैं। तो अगर मान लो जो हमारे लिगेंड हैं, लिगेंड में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है,
एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में वो साझा करके बॉन्ड बनाता है, सहसंयोजक बॉन्ड बनाता है। और जब साझा करेगा तो साझा करने के बाद एक घटना क्या घटती है वहाँ पर कि मान लो अगर जो साझा करने वाले लिगेंडों का जो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो बाहर से दृश्य प्रकाश को अवशोषित कर लिया, दृश्य क्षेत्र के प्रकाश क्या कर लिया, अवशोषित कर लिया, और अवशोषित करके किधर चला गया, जो है वो चला गया हमारा डी यानी संक्रमण धातु वाले कक्षक की तरफ, उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ चला गया। तो बताओ जब वो चला जाएगा तो फिर से वो कुछ समय बाद वापस भी आएगा, और जब वापस आएगा तो वहाँ पे करता है उत्सर्जन, तो हमें रंगीन यौगिक मिलता है। तो यहाँ समझ में आ रही बात। अब यहाँ क्या समझना, हमको एक बात ये समझना है कि डी संक्रमण वाला जो तुलना है यहाँ पर, उसके तुलना में आवेश का जो स्थानांतरण है, इससे जो उत्पन्न रंग होते हैं वो गहरे होते हैं। पहले हमने बता दिया उसमें हल्का रंग बनता है, उसके अपेक्षा ये गहरा रंग बनेगा। लेकिन आवेश स्थानांतरण की संभावना तभी होती है जब धातु आयन पर आवेश अधिक हो, तभी ऐसा हो सकता है। क्योंकि धातु आयन जो संक्रमण धातुएं होती हैं, अगर इन पे धनावेश बहुत ज़्यादा होता है तब इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी ऊर्जा पाता है तो लिगेंड वाला इलेक्ट्रॉन किधर आ जाता है, इसकी तरफ आ जाता है। तो वहाँ पे इसका लक्षण ज़्यादा मिलता है, ठीक है। और आवेश की मात्रा और ज़्यादा बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गहरे रंग और ज़्यादा प्राप्त होता जाता है। तो ये मुख्य रूप से, जैसे अभी हम देखो T4 ले लें, V5 ले लें, ठीक है, Cr6 ले लें, Mn7 ले लें, इसमें D0 वाले संक्रमण है। कौन संक्रमण है? इस सब के सब D0 है। लेकिन रंगीन देखो T4 रंगीन नहीं बनाता है, T4 जो है ये रंगहीन होता है, इसमें भी D0 संरचना है। लेकिन 4 ही आयन होने की वजह से यह लिगेंडो वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा करीब नहीं खींच पाता है। तो यहाँ पे ये जो है उसमें जो होता है दृश्य प्रकाश की ऊर्जा की वजह से लिगेंड जो होता है नहीं आ पाएंगे, ठीक है। बात में आ रही है। जैसे मान लो हमारे धातु हो गया, इधर मान लो कोई लिगेंड जुड़ा है, ये हमारा लिगेंड वाला क्षेत्र हो गया। तो जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर थोड़ा सा प्रकाश ऊर्जा मिले वो किस तरह चले जाएँ, वो इधर चले जाते हैं, डी वाले में, धातु आयन वाले में चले जाएंगे, तो वो फिर उत्सर्जन करके वापस आते हैं। तो यहाँ पे हमको रंगीन आयन दिखता है। लेकिन ये तभी हो सकता है जब हमारा धातु आयनों पे संयोजकता बहुत अधिक हो। जैसे यहाँ V5 ये भी D0 संरचना पर है, लेकिन रंगीन आयन बनाता है, ठीक है, नारंगी पीला वाले में होता है। तो अगर वहीं पे C6 का हो तो ये भी हमारा क्या है, ये भी जो होता है हमारा D0 संरचना व्यक्त करता है। लेकिन इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हमारा जो होता है रंगीन आयन बनेगा, इसमें भी रंगीन आयन बनेगा, इसमें भी, सब तीनों D0 वाले हैं। और T वाला जो हमारा है, यह T वाला जो हमारा है यह रंगीन तो है, सॉरी रंगहीन है, जबकि ये भी D0 संरचना ही बनाता है। तो 3D0 सभी का है, ठीक है, सभी का 3D0 है, इसका भी 3D0 है, ठीक है, इसका भी 3D0 है संरचना में। लेकिन ये रंगीन बनाते हैं दोनों नहीं, तीनों बनाते हैं, तीनों। लेकिन Ti4 जो होता है ये नहीं बनाता है। रीजन क्या है? इसका रीजन मात्र एक ही है, क्योंकि ये हमारा तभी बनेगा जब क्या होगा हमारा, जब हमारा उच्च आयन बनेगा। कहीं कहीं बिना उच्च आयन के भी बन जाते हैं। जैसे देख लो यहाँ पर Cu+ आयन हमने क्या कहा, रंगहीन बनाना चाहिए डी संक्रमण के आधार पर। लेकिन यहाँ Cu2O में ये हमारा जो होता है, Cu2O जो होता है यह रंगीन होता है, और Cu2S भी रंगीन देखने को मिलता है। क्योंकि इसका कारण जो हम कभी भी डी संक्रमण से नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, ठीक है, पास में आ रही है। तो यहाँ पर जो इसका कारण होगा वो आवेश स्थानांतरण होता है। क्या होता है? आवेश स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। क्लास में अगर कोई ना समझ में आया तो टॉपिक उसको फिर से प्रीवियस करके समझ सकते हो। अगर आगे तो कोई दिक्कत होगी तो फिर से बता सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ क्लास को समाप्त किया जाता है। जय हिंद दोस्तों।